हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल पल्स विद सुनील आगरी में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आज लेके आए हैं आपके लिए एक ज्योग्राफी का एक पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है जो यूपी का है, 2016 का है। इसे फटाफट जितना भी हो सके इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पीजीटी परीक्षा 2016। तो यहाँ पर शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं व्यापार विरोधी हवाओं के रूप में जानी जाती है? तो किन हवाओं को व्यापार विरोधी हवाएं कहते हैं? तो व्यापार विरोधी हवाएं दोस्तों किन्हें कहते हैं? यहाँ पर पहला है चिनूक, दूसरा है चक्रवात, तीसरा है पश्चिमी हवाएं, चौथा है प्रचंड तूफान, तीसरा है प्रचंड तूफान। तो यहाँ पर तो चिनूक हवाएं हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गर्म पवन है जो कि रॉकीज पर्वत श्रेणी की ढाल से नीचे उतरती है और वहां से बर्फ को पिघला करके संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भागों में, उत्तर पश्चिमी भागों में घास के मैदान विकसित करती है और इसे हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। किस पवन को हिमभक्षी पवन कहते हैं? तो चिनूक। चक्रवात क्या होते हैं दोस्तों? इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है, जैसे कि इनको हरिकेन, टाइफून और आपका विली विलीज हो गया। तो इन नामों से आपने ये नाम सुने होंगे, इनसे जाने जाते हैं इनको। पश्चिमी हवाएं क्या होती है? ये पश्चिमी विक्षोभ होते हैं और ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाएं होती है। और दोस्तों, ये हवाएं जो होती है, यही जो हवाएं हैं, ये व्यापार विरोधी हवाओं के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अंतरा जिला प्रवास में भारत में किसका प्रभुत्व है? अंतरा जिला प्रवास, तो ज्यादातर अंतरा जिला प्रवास देखने को मिलता है दोस्तों ग्रामीण से ग्रामीण। मतलब कहा जा रहा है कि एक जिले से दूसरे जिले में ज्यादा प्रवास किस कारण से भारत में देखा गया है? तो ग्रामीण से ग्रामीण ये देखा गया है और एक जिले से दूसरे जिले में जो लड़कियां हैं वो विवाहोपरांत जाती है और प्रवास करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हिमनद काराकोरम पर्वत श्रेणी में नहीं है? पूछा गया है इनमें से कौन सा हिमनद काराकोरम पर्वत श्रेणी में नहीं है। नंबर ए सियाचिन, नंबर 2 हिस्पर, नंबर 3 बाल्टोरू और नंबर 4 सोनापानी। तो काराकोरम श्रेणी के 3 हिमनद आपको याद करने हैं, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरू। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, ये जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है, ये पूछा गया है। तो हाँ, तो ये दोस्तों ये जो है सोनापानी इसका सही हो, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। हाँ, आपको याद करना है तीनों जो है सियाचिन, हिस्पर और बाल्टोरो काराकोरम पर्वत श्रेणी में है और जो सोनापानी हिमनद है ये आपका पीर पंजाल श्रेणी का है। पीर पंजाल, इसे आप याद रखेंगे। और ये सोनापानी हिमनद आपका पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में, इसे भी आप याद करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक हिमनद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी के घूर्णन की गति उच्चतम है। पृथ्वी के घूर्णन की गति उच्चतम कहां पर है? कॉरियोलिस प्रभाव पूछा गया है दोस्तों। पृथ्वी के घूर्णन यानी कॉरियोलिस प्रभाव, तो ये कहां पर सबसे कम होता है? तो ये सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है, लेकिन इसकी गति सबसे ज्यादा जो होती है ना, वो आपका ध्रुवों पर होती है। तो कहां पर हो जाएगा? यहां पर कॉरियोलिस प्रभाव सबसे ज्यादा। इसका सही उत्तर है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका यहां पर देख लो दोस्तों,
घूर्णन गति और आपका कॉरियोलिस प्रभाव में यहाँ पर वैसे तो विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर देखा जाए तो घूर्णन गति जहां ज्यादा होगी तो कॉरियोलिस प्रभाव वहां कम होता है, और जहां घूर्णन गति कम होगी कॉरियोलिस प्रभाव ज्यादा होता है। तो घूर्णन गति जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है तो वहां पर कॉरियोलिस प्रभाव कम होगा, और घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होता है तो यहाँ पर कॉरियोलिस प्रभाव शून्य होता है। तो कॉरियोलिस और घूर्णन में आप अंतर समझना दोस्तों कि जहां पर घूर्णन ज्यादा होगा यानी उत्तरी गोल, जहां पर घूर्णन ज्यादा होता है जैसे कि भूमध्य रेखा पर, इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा के साथ, क्योंकि यहाँ पर घूर्णन ज्यादा होगा तो कॉरियोलिस प्रभाव यहाँ पर 0 होता है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों की बात करें तो वहां पर दोस्तों घूर्णन जो है सबसे कम होता है, तो कॉरियोलिस प्रभाव यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो कॉरियोलिस प्रभाव यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका किस पे मिलेगा? ध्रुवों पर मिलेगा, और घूर्णन सबसे ज्यादा आपका भूमध्य रेखा के साथ मिलता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स का जो सदस्य है वो नहीं है। ब्रिक्स एक अंतरराष्ट्रीय कुछ देशों का एक सम्मेलन और एक संगठन है जो कि आर्थिक व्यवस्था को और सामाजिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए बनाया गया है। और इसका जो सदस्य हैं वो अगर प्रारंभिक सदस्यों की बात करें तो इसके 5 मूल सदस्य थे, जैसे कि पहला हो गया आपका ब्राजील, पहला हो गया दोस्तों आपका ब्राजील, इसे आप याद करना। एक सदस्य, जो मूल सदस्य थे मैं आपको वह बता रहा हूं। पहला ब्राजील है, दूसरा आपका रूस है, तीसरा आपका भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। ये ब्रिक्स के मूल सदस्य थे दोस्तों। ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन, तो ये मूल सदस्य थे। और इनमें से दिया हुआ अभी भी एक सदस्य शामिल नहीं हुआ है, वो है भूटान, इसका सदस्य नहीं है। भारत, चीन और रूस इसके सदस्य हैं, भूटान इसके सदस्य नहीं है इसका। अब 2021 में दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन भारत में हुआ था, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 जो है वो भारत में हुआ था, इसे भी आप याद करना। और दोस्तों एक क्वेश्चन और एक और है पॉइंट इसमें कि 2025 में ब्रिक्स में एक देश शामिल हो गया जो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रिक्स में 2025 में शामिल हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली नदियों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली नदियों का क्रम यहां पर पूछा गया है। तो यहां पर देखो दोस्तों, दामोदर, ब्रह्मणी, महानदी, तुंगभद्रा। दामोदर, महानदी, ब्रह्मणी, तुंगभद्रा। तो यहां पर देख लीजिए दोस्तों, लास्ट में अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा में है महानदी, और लास्ट में यहाँ उड़ीसा है महानदी, और ये तुंगभद्रा है लास्ट में। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने का बोल रहे ना, तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो दक्षिण में क्या है आपका? अब लगाओ इसका अंदाजा, दक्षिण में आपका उड़ीसा है कि आंध्र प्रदेश है? तो आंध्र प्रदेश है, मतलब ए और बी में से आंसर होने वाला है हमारा। अभी देखते हैं दोस्तों, ए और बी में से होने वाला है। तो अब दामोदर को देखते हैं। तो दामोदर जो है पश्चिमी बंगाल में से होकर के जो है हुगली नदी में मिल जाती है पश्चिमी बंगाल में, तो पश्चिमी बंगाल में है। अब ब्राह्मणी और महानदी की बात करें तो महानदी भी आपका उड़ीसा में बहती है और ब्राह्मणी भी आपका उड़ीसा में बहती है, लेकिन दक्षिण में आपका महानदी बहती है और उत्तर में आपका ब्राह्मणी बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी और तुंगभद्रा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्म महासागरीय धारा है? ऊष्म मतलब यहाँ पर गर्म जो जलधारा है उसे पूछा गया है।
कैनरी की जलधारा यानी कनारी भी बोलते हैं इसको, कनारी की जलधारा, कनारी भी है दोस्तों, लैब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम या फिर क्यूराइल। तो इसमें से आपको बताना है कि जो गर्म महासागरीय जलधारा है वो कौन सी है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कनारी की जो जलधारा है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। लैब्राडोर की बात करें, ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है, और इसकी विशेषता तो ये भी है कि ये संसार की सबसे ठंडी जलधारा है लैब्राडोर। क्यूराइल की बात करें तो क्यूराइल प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है, उत्तरी प्रशांत महासागर की। अगर बात करें गल्फ स्ट्रीम तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है, और यही जलधारा संसार की सबसे गर्म जलधारा भी है। सबसे गर्म गल्फ स्ट्रीम है, सबसे ठंडी लैब्राडोर है संसार की। इसका सही उत्तर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण, जल संरक्षण, बाघ संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन दोस्तों उत्तराखंड में चमोली के रैणी गांव में हुआ था और वन संरक्षण से संबंधित था, और इसकी जो आंदोलनकर्ता थी वो थी गौरा देवी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कुंद्रेमुख लौह अयस्क प्रायः कहां से निर्यात किया जाता है? तो कुंद्रेमुख लौह अयस्क जो है कहां से निर्यात किया जाता है? तो दोस्तों ये यहाँ पर एन्नौर, गोवा, कोची और मंगलौर, ये चारों के चारों बंदरगाह हैं। तो किस बंदरगाह से इसको निर्यात किया जाता है? कुंद्रेमुख जो लौह अयस्क है पहले तो ये कर्नाटक में है, तो कर्नाटक से ही इसको निर्यात किया जाता होगा। तो कोची तो आपका केरल का बंदरगाह है, ठीक है दोस्तों। गोवा तो गोवा में पड़ गया, एन्नौर कहां पर पड़ गया? आंध्र प्रदेश, और मंगलौर आपका कहां पड़ेगा? कर्नाटक में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हीरा उद्योग से संबंधित है? तो हीरा उद्योग से कौन सा शहर संबंधित है पूछा गया है। तो दोस्तों हीरा उद्योग से कौन सा शहर यहां पर संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सूरत। गुजरात का शहर सूरत हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी जो है वो आपका कहाँ है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और ये है आपका डिगबोई असम में। 1901 में इस ऑयल रिफाइनरी की स्थापना असम में की गई, और ऑयल इंडिया लिमिटेड और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो है भारत के दो संस्थाएं यहाँ पर तेल के उत्पादन में कार्य कर रही है। एक तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, दूसरा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस प्रकार के बादलों से मूसलाधार वर्षा होती है? तो ये होती है क्यूमुलोनिम्बस बादलों से मूसलाधार वर्षा होती है। घने काले बादल होते हैं दोस्तों, और ये ज्यादा ऊंचाई पर भी नहीं होते हैं। इनसे क्या होती है? मूसलाधार वर्षा होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो WMO का मुख्यालय पूछा गया है जो कि जेनेवा में है, ठीक है दोस्तों। यहां पर एक और मुख्यालय भी आप याद रखना, WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी आपका जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन का भी मुख्यालय यहीं पर है। वाशिंगटन में क्या है दोस्तों? IMF इंटरनेशनल मनी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है, ठीक है दोस्तों। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भू सतहों में कौन सा हिमाच्छादन से संबंधित नहीं है?
तो हिमाच्छादन से जो संबंधित नहीं है वो बताना है। निलंब घाटी जो है ये हिमनद ही बनाती है, ग्लेशियर पिघल के आते हैं, निलंब घाटी का निर्माण करती है। हिमोड का निर्माण करती है निक्षेपण से, हिमानी निक्षेपण से हिमोड बनते हैं। जैसे अंतिम हिमोड हो गया, तलस्थ हिमोड हो गया, आपका पार्श्विक हिमोड हो गया। इस तरीके से 3 प्रकार के हिमोड बनाती है। इंसेलबर्ग जो है हवा क्या करती है, जब तेज गति से चलती है पहाड़ों को काट करके गोल कर देती है, अंडाकार कर देती है, उसे ही इंसेलबर्ग कहते हैं। ड्रमलिन क्या है, हिमानी क्या करती है, अपने साथ लाए कंकड़ पत्थर को नीचे बिछा देती है और अंडे नुमा आकार की एक संरचना बन जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हिमनद हिमाच्छादन से संबंधित नहीं है। तो निलंब घाटी भी हिमनद बनाती है, हिमोड भी हिमनद बनाती है, ड्रमलिन भी हिमनद बनाती है, लेकिन इंसेलबर्ग वायु बनाती है। वायु अपर्दन से निर्मित है इंसेलबर्ग। का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन से देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पश्चिमी द्वीप समूह का देश क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देश के किस राज्य को फल का कटोरा कहा जाता है? तो फल सबसे ज्यादा होते हैं आपके हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को फल का कटोरा कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दक्षिण और पश्चिम 30 से 35 डिग्री के बीच अक्षांश क्षेत्र को, जहां पर हल्की हवाएं परिवर्तनशील रहती है, तो उनको क्या कहते हैं? तो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच आप हमेशा याद रखना दोस्तों, उच्च प्रेशर की पेटी होती है, उच्च दाब पेटी होती है, और इसी को हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं। इसी पेटी को अश्व अक्षांश उच्च वायुदाब की पेटी होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाहारी ऐसे पशुओं को कहा जाता है जिनका खाना है। तो मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी क्या होते हैं दोस्तों? मांसाहारी मांस खाते हैं, शाकाहारी आपका पेड़ पौधे खाते हैं, लेकिन सर्वाहारी सब कुछ पेड़ पौधे और मांस ये दोनों ही आपका खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। यहाँ पर घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान दिया है। टैगा को मिला लेते हैं पहले। टैगा जो है ये आपका उप आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो है वृक्ष की प्रजातियां हैं, शंकुधारी वन यहाँ पर मिलते हैं, उन्हीं को टैगा कहते हैं। तो डी का आपका 3 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। अब देख लो, उष्णकटिबंधीय प्रचुर वर्षा वन, सी वाले को हम मिलाएंगे ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। देख लो इसको, उष्णकटिबंधीय प्रचुर वर्षा वन। तो जो वर्षा वन होते हैं उष्णकटिबंध के, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में मिलते हैं। घास के मैदान आपका शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया घास के मैदान। उष्ण कटिबंध उच्च कटिबंधीय घास के मैदान, तो ये कौन से वाले घास के मैदान है? अच्छा, उच्च कटिबंध में दोस्तों यहां पर एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसका सही उत्तर एक तो टैगा का तो हम शंकुधारी वन हो जाएगा, आपका उष्ण कटिबंधीय प्रचुर वर्षा वन हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा पर। तो डी का 3 हो जाएगा। देख लेते हैं, डी का 3 हो जाएगा। तो डी का 3 या ए होगा या फिर बी होगा। और उष्ण कटिबंधीय प्रचुर वर्षा वन भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी सी का 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए का 2 हो जाएगा यहां पर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होने वाला है। 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो देख लेते हैं एक बार। 2 4 यानी घास के मैदान 2, ये शीतोष्ण घास के मैदान। 2 4 उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, तो वर्षा वन यहाँ पर ये हो जाएगा भूमध्य रेखा क्षेत्र। और टैगा हो जाएगा आपका शंकुधारी। तो इसका सही उत्तर इस तरीके से हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित विद्वानों को विशेषज्ञता क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। किस क्षेत्र में विशेषज्ञ थे विद्वान? फ्रेडरिक रेटजेल जो हैं वो राजनीतिक भूगोल में प्रसिद्ध थे और इनकी किताब का नाम भी है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। आप इनकी किताब का नाम भी याद रखेंगे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। फ्रेडरिक रेटजेल, इनको मानव भूगोल के जन्मदाता भी कहते हैं। रिचर्ड हॉटसन जो है, इन्होंने क्षेत्रीय भूगोल की आधारशिला रखी है, क्षेत्रीय पृथकीकरण किया है। विलियम डी थॉर्नबरी और टिवार्थ, तो टिवार्थ का आप समझ, टिवार्थ ने जलवायु पर भी यहाँ पर दिया है अपना। तो पहले इन दोनों को मिला के देख लेते हैं, 1 का 2 और 2 का 4, यानी 2 4। तो 2 4 ऑप्शन नंबर डी में है, 2 4 3 1। तो देखो 2 4 3, यानी विलियम डी थॉर्नबरी है भू आकृति विज्ञान और टिवार्थ का है आपका जलवायु विज्ञान। फ्रेडरिक रेटजेल है राजनीतिक भूगोल से संबंधित और हॉटसन है क्षेत्रीय पृथकीकरण। आई होप आपको 20 क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसकी अगली वीडियो आपको चैनल पर दिख जाएगी इसके बाद। बट चल अभी के लिए विदा लेते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर।